Hello students, welcome to Biomentor's classes online. Today we are going to discuss MCQs from the chapter Semiconductor Electronics, Material, Devices and Simple Circuits. और आज का ये सेकेंड लेक्चर है इस सेमीकंडक्टर वाला MCQ का। बराबर, पार्ट 1 में हम लोग डायोड तक का पोर्शन देखे हैं, पार्ट 2 में हम लोग ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट से रिलेटेड सवालों को देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। A transistor is operated in common emitter configuration. इस चीज को आपको ध्यान रखना है। At Vc बराबर 2 volt such that a change in the base current from 100 microampere to 300 microampere produces in change in current, collector current from 10 milliampere to 20 milliampere the current gain. तो भैया कॉमन एमीटर का करंट गेन होता है बीटा, जो आपका IC अपॉन IB होता है वैसे, है ना। लेकिन यहां पर क्या है, चेंज के बारे में बात कर रहा है तो हम इसे डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB लिख लेंगे। तो डेल्टा IC देखो क्या है, कलेक्टर करंट 10 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर, मतलब 20 मिली एम्पियर माइनस 10 मिली एम्पियर होल डिवाइडेड बाई बेस करंट में चेंज क्या है 100 से 300 का, तो 300 माइक्रो एम्पियर माइनस 100 माइक्रो एम्पियर। चलो कितना आएगा जरा देखना, बताना बेटा। देखो 20 माइनस 10 ये आएगा 10 मिली एम्पियर मतलब माइनस 3, 300 माइनस 100 ये आएगा 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6। क्लियर। चलो देखो माइनस 3 से काटोगे तो ये माइनस 3 हो जाएगा, और ये दो जीरो काट लोगे तो ये माइनस 1 बनेगा, जो ऊपर जाके 10 बनेगा। तो आपके पास में बचेगा 100 डिवाइडेड बाई 2, और 100 डिवाइडेड बाई 2 मतलब आएगा 50। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, इन द केस ऑफ कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द रेशियो ऑफ द कलेक्टर करंट टू द एमीटर करंट, मतलब IC अपॉन IE दिया गया है 0.96। द करंट गेन, अगेन देखो ये बीटा पूछा गया है यहां पर। अब यहां पर ये आपको पता होना चाहिए कि IC अपॉन IE जो होता है वो अल्फा कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्फा। तो बीटा का फॉर्मूला होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। योर आंसर विल बी 0.96 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 0.96, दैट इज 0.96 डिवाइडेड बाई 0.04। सॉल्व करिए कितना आएगा, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 4 से कटोगे 24। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच पर ही सवाल रहते हैं बेटा। फॉर अ कॉमन एमीटर सर्किट, अगेन करंट गेन फॉर कॉमन एमीटर पूछा है। इस बार IC अपॉन I अगेन सेम टाइप है, अल्फा है 0.98, बीटा यहां पर पूछा गया है। कितना आएगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा 0.98 अपॉन 1 माइनस 0.98 मतलब आएगा 0.98 डिवाइडेड बाई 0.02 मतलब 49। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एग्जामिनर बड़ी ही चालाकी से यहां पर कॉमन एमीटर की जगह बेस यदि पूछ ले तो आंसर 0.98 ही रहेगा। ठीक है, एग्जामिनर चालाकी करते हैं बेटा, है ना। जरूरी नहीं है कि कॉमन एमीटर ही पूछे, यदि उसने कॉमन बेस पूछ लिया तो आंसर 0.98 ही आएगा। ठीक है, चलो आगे सवाल पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, क्या दिया गया है क्वेश्चन को देखो, बताओ। द ट्रांसफर रेशियो बीटा ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज 50। बीटा दिया है द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर व्हेन यूज्ड इन अ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ये दिया है। द पीक वैल्यू ऑफ कलेक्टर AC करंट फॉर एन AC इनपुट वोल्टेज ऑफ 0.01 वोल्ट पीक इज। सवाल को पढ़िए, क्या पूछ रहा है उसको जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपका काम यहां पर बनने वाला नहीं है। सवाल में बोल रहा है द पीक वैल्यू ऑफ द कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट मतलब IC यहां पर पूछ रहा है। ओके, तो IC से रिलेटेड फॉर्मूले सोचने हैं। तो भैया देखो IC जो है वो आपका बीटा टाइम्स IB हो सकता है, बीटा गिवन है सवाल में। सवाल में IB क्या है, बेस करंट। बेस करंट हम कहां से निकालें,
तो सवाल में देखो यहां पर एक चीज और दे रखी है, इनपुट रेजिस्टेंस दे रखा है। इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो आरबी होता है, किसके लिए? कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब ये चीजें याद होनी चाहिए बेटा, जब तक ये चीजें याद नहीं होंगी तब तक काम नहीं बनेगा। और इसके लिए आपको पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी दे रखा है। तो क्या मैं इसे IC बराबर बीटा इंटू इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस लिख दूं तो हमारा काम हो गया 50 इंटू VI है 0.01 और ये है 1 किलो ओम। बताओ भाई क्या हो जाएगा? देखो 1 किलो ओम ऊपर जाएगा और इसको हटाओगे तो ये आएगा 10 टू द पावर माइनस का 5। ठीक है, तो 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 एम्पियर, एक जीरो एडजस्ट कर लो तो 500 माइक्रो एम्पियर विल बी द करेक्ट आंसर विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? सवाल वैसा ही है, लैंग्वेज को घुमाया गया है। आपको टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट रेजिस्टेंस आरबी कहलाता है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। द करंट गेन फॉर ट्रांजिस्टर वर्किंग एज अ कॉमन बेस एम्पलीफायर इज 0.96, मतलब अल्फा आपको दिया है, फिर क्या बोला है? एमीटर करंट आपको दिया है और आपसे IB यहां पर पूछा गया है। अब क्या करें? तो देखो अब आपके पास में कुछ चीजें हैं। देखो अल्फा बराबर होता है IC अपॉन IE, बीटा बराबर होता है IC अपॉन IB और IE बराबर होता है IB प्लस का IC। ये तीन इक्वेशंस हैं हमारे पास। देखो क्या कर सकते हो, तो यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यदि मैं इस इक्वेशन का प्रयोग करता हूं तो 0.96 बराबर IC अपॉन IE दिया है 7.2, सो यहां से आपको IC मिल सकता है। यस, कितना मिलेगा? 7.2 इंटू 0.96। यस और नो? अब सोचो आपको IB चाहिए, बेस करंट चाहिए, IC है और IE है, काम हो गया। IB कितना आएगा बेटा? ये आएगा IE माइनस का IC, तो IB बराबर आएगा 7.2 माइनस 0.96 इंटू 7.2। बोलो IB बराबर कितना आएगा? 7.2 को कॉमन ले लो, 1 माइनस का 0.96, तो IB बराबर आएगा 7.2 इंटू 0.04। IB बराबर आएगा 4 2 8 4 7 28 और 1 2 3, तो 0.288 मिली एम्पियर है। क्या कहीं 0.288 तो नहीं है, लेकिन 0.29 दिख रहा है, मतलब आप इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। ये चॉइस होती है आपके पास में, जिसको आपको ध्यान रखना है कि सवाल किस प्रकार से यहां पर दिए जा रहे हैं और आपको किस प्रकार से यहां पर इसको सॉल्व करना है। आगे आ जाओ, गो थ्रू द क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंदी टाइप ऑफ क्वेश्चन है और इसको मैं यहां पर कुछ इस प्रकार से यहां पर सेट कर रहा हूं। ऐसा डायग्राम वाला सवाल आता है तो मैंने क्या बताया है आपको? KVL लगाना बताया है। अब सवाल में देखो क्या है, VI दिया गया है, ये है आपका 20 वोल्ट, VBE 0 दिया है, VCE 0 दिया है, IB IC और बीटा यहां पर पूछा है। तो मैंने आपको क्या बताया है? KVL लगाना है। तो एक तो इस लूप में लगेगा यहां से ऐसे, और एक बेटा इस लूप में लगेगा। चलो लगाओ। जैसे मैं इस लूप में लगाता हूं तो ये आएगा VI माइनस IB RB माइनस VBE बराबर 0। ये कहां से आ गया? तो देखो ये RB है तो यहां जो करंट फ्लो होगा वो IB होगा। क्लियर? चलो वैल्यू पुट करो। VI कितना है? 20 माइनस IB पता नहीं है, RB है 500 और किलो ओम है, मतलब 10 टू द पावर 3 बराबर 0। तो IB बराबर आएगा कितना? 20 डिवाइडेड बाई 500 और इंटू 10 टू द पावर 3। चलो एक काम करो, देखो यहां 0 बढ़ाओ, यहां 0 बढ़ाओ, ये 10 टू द पावर 6 को ऊपर ले जाओ, 5 से काटोगे ये बचेगा 40, तो 40 माइक्रो एम्पियर आ रहा है IB। तो देखो IB 40 माइक्रो एम्पियर इन दो ऑप्शंस में है,
तो ये और ये गलत हो गया। इस बार यहां केवीएल लगा दो। इसमें जब केवीएल लगाओगे तो ये आएगा, देखो कितना, वीसीसी माइनस का आईसीआरसी माइनस वीसीई बराबर 0। क्लियर? चलो इक्वेशन लगाओ जरा अच्छे से। ये आएगा 20 माइनस आईसी पता नहीं है, आरसी है 4 और किलो ओम बराबर 0। तो आईसी बराबर आएगा 20 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर 3, मतलब 5 मिली एम्पियर। चलो देखो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। आईसी 5 मिली एम्पियर कौन से ऑप्शन में है? इसमें और इसमें था। ये तो गलत है, मतलब ये वाला सही है। ये वाला दो डेटा यहां पर मैच कर रहे हैं, ये यहां मैच कर रहा है, ये नहीं मैच कर रहा, मतलब आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब बीटा पूछा है तो भैया बीटा देख लो आपका क्या होता है, आईसी अपॉन आईबी। आईसी कितना निकाला था? 5 मिली एम्पियर, और ये आईबी कितना निकाला है? 40 माइक्रो एम्पियर। चलो 5000 डिवाइडेड बाई 40, ये कहां से कर दिया अचानक से? भाई देखो इसको काटोगे तो ये -3 बचेगा, ऊपर जाके 3 जीरो बढ़ाएगा, 0 से 0 काटो, 4 एकम 4, 2 5। क्लियर? सिंपल, मैच कर गया ऑप्शन नंबर सी। खत्म सवाल। आगे आ जाओ अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर है 7। हाँ, in a common emitter transistor amplifier, the audio signal voltage across the collector is 3 volt. The resistance of collector is 3 kilo ohm. If current gain is 100 and the base resistance is 2 kilo ohm, the voltage and power gain of the amplifier is। देखो सवाल के अंदर में करंट गेन के बारे में लिखा है 100। तो एक बात ध्यान रखना, अल्फा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी और बीटा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। अल्फा ऑलवेज लेस देन 1 एंड बीटा ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इस पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके अनुसार बीटा आपके पास में हो गया 100। फिर देखो उन्होंने बोला था रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर इज 3 किलो ओम, मतलब आरसी दिया गया है 3 किलो ओम, और बेस रेजिस्टेंस मतलब आरबी दिया गया है 2 किलो ओम। एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये हमेशा आरओ का काम करता है, ये आरआई का काम करता है। कब? जब आपका कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर होता है। ओके, अब सवाल में वोल्टेज गेन पूछा है, तो वोल्टेज गेन मतलब आएगा आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, या फिर इसे आप लिख सकते हो आईओ आरओ अपॉन आई आई आर आई, मतलब बीटा टाइम्स आरओ अपॉन आर आई। चलो सॉल्व करते हैं इसे, क्या मिलेगा देखो जरा। 100 इंटू आरओ कितना है 3 और ये है 2, आंसर आ गया 150। 150 वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? बी। तो ये तो करेक्ट हो गया, ये गलत हो गए। लेकिन अब पावर गेन और मैं निकाल के बता देता हूं। तो पावर गेन क्या आएगा भाई? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। यस और नो? अच्छा, पावर को क्या मैं वीओ आई ओ अपॉन वी आई 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 लिख सकता हूं? भाई पावर वी इंटू आई। यहां पर देखो ये जो चीज बनेगी ये बनेगी आपकी एवी, और ये जो बन रहा है ये है आपका बीटा। तो एवी आपने निकाला है 150 और ये है आपका 100। 15 के पीछे 3 जीरो, मैच कर गया। सिंपल, फॉर्मूला याद, सवाल सॉल्व आराम से होगा। ज्यादा से ज्यादा जो डिफिकल्ट सवाल है जिसमें केवीएल अप्लाई करना होता है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको देखो। यहां पर द इनपुट सिग्नल गिवन टू सीई एम्पलीफायर हैविंग अ वोल्टेज गेन ऑफ 150 VI बराबर दिस, द करस्पॉन्डिंग आउटपुट सिग्नल विल बी। ये यहां पर सवाल है। तो हमें दो चीजें याद रखनी है। देखो क्या, आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो होता है वोल्टेज गेन इनटू इनपुट वोल्टेज।
ओके, तो इस बेसिस पर यदि आप देखोगे तो वोल्टेज गेन उसने दिया है क्या, 150 का दिया है, इनटू वोल्टेज सिग्नल उसने दिया है 2 cos 15t प्लस का π/3। तो आप इसके बेसिस पर देखोगे तो ये आंसर आ रहा है 300 cos 15t प्लस π/3। ठीक है, लेकिन क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, ये मेरा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन समझो। यहां जो सीई एम्पलीफायर होता है, तो एम्पलीफायर में आपको एक बात बताई गई है। क्या बताई गई है? कि भैया जो एम्पलीफायर होता है आपका, एम्पलीफायर जो होता है आपका सीई एम्पलीफायर, तो ये क्या करता है कि यदि ये यहां से ये वाला इनपुट सिग्नल आ रहा है तो इसे इस प्रकार से एम्पलीफाई करता है। मतलब यहां आता है फेज डिफरेंस ऑफ पाई, सीई एम्पलीफायर। इसका मतलब यहां पर आपको पाई और ऐड करना पड़ेगा, तो आपका एक्चुअल आउटपुट जो आएगा वो आएगा 300 cos 15t प्लस पाई/3 करना कितना आ रहा है बेटा, 4π/3। तो ये है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी वाला। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के लिए, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के लिए क्या कर सकते हैं सवाल को बड़े ही आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सीई ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम इज 2 वोल्ट। If the base resistance is 1 kilo ohm and the current amplification of the transistor is 100, the input signal voltage is इनपुट वोल्टेज वो यहां पर पूछ रहा है। तो कैसे कर सकते हैं? सवाल के अंदर का डेटा यदि मैं देखता हूं तो आपको एक तो डेटा मिल रहा है, आरसी दिया गया है 2 किलो ओम और आरबी दिया गया है आपको 1 किलो ओम, बीटा यहां पर दिया गया है 100। यस, एक और चीज देखो, यहां पर इनपुट सिग्नल यहां पर इन्होंने पूछा है और आपको क्या बोला है, द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये वीओ दिया गया है 2 वोल्ट। तो अब बताओ क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, सोचो फॉर्मूलेस को। आप लगा सकते हो एवी बराबर वीओ अपॉन वीआई, यस और नो? ओके, ये लग सकता है, लेकिन अब मैं इसे आगे क्या लिख सकता हूं, बीटा टाइम्स आर सी अपॉन आर बी, यस और नो? ये भी तो लिख सकता हूं, यस और नो? भाई ये जो एवी है इसको मैं बीटा टाइम्स आर सी अपॉन आर बी भी लिख सकता हूं। दो इक्वेशन मिल गई, सॉल्व कर लो। वीओ कितना दिया गया है 2, वीआई आपसे पूछा गया है, बीटा आपको 100 दिया है, आरसी आपका 2 किलो ओम है, ये आपका 1 किलो ओम है। सो मुझे बताओ यहां पर सॉल्व करोगे तो वीआई कितना आएगा, फटाफट 2 से 2 कैंसल, किलो ओम कैंसर, वीआई इधर जाएगा 1/100 वोल्ट। मतलब क्या मैं इसे 10 मिली वोल्ट कह सकता हूं? और 10 मिली वोल्ट आपको क्या ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है? यदि हां तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है। ओनली अरेंजमेंट ऑफ द फॉर्मूलाज एंड नथिंग एल्स, इससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं। फॉर्मूले पता है तो आप सही सही सॉल्व करके आओगे, फॉर्मूले नहीं पता है तो फिर आप बहुत समय यहां पर लगाओगे। रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 10। क्या है? द कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज इन सीई ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज 10 वोल्ट। द बेस करंट इज 10 माइक्रो एम्पियर in the absence of the signal voltage and the voltage between the collector and the emitter is 4 volt. The current gain beta of a transistor is 200. Then the value of load resistance RL यहां पर पूछी गई है। तो सबसे पहले तो डेटा सेग्रीगेट करो, क्या दिया है क्या नहीं है। द कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज इन सी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज 10 वोल्ट, मतलब ये है आपका VCC 10 वोल्ट। द बेस करंट इज, मतलब आपको दिया गया है IB कितना, 10 माइक्रो एम्पियर। द वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड अमीटर
मतलब VCE आपको दिया गया है 4 वोल्ट, करंट गेन मतलब बीटा आपको दिया गया है 200 और RL आपसे पूछा गया है बराबर। अब मैं आपको बताऊं RL मतलब कुछ नहीं RC ही होता है, और जब आप RC की बात करते हो तो आपको KVL याद आ जाना चाहिए, VCC माइनस का ICRC माइनस VCE बराबर 0। यस, लेकिन यहां पर एक परेशानी हो रही है, IC कहां से लाएं? उन्होंने तो IB दिया है, बिल्कुल परेशानी होने की जरूरत नहीं है। IC बराबर आएगा बीटा टाइम्स IB। भाई ऐसे याद नहीं आ रहा हो तो ऐसे तो याद आएगा, बीटा बराबर IC अपॉन IB। तो अब देख लो IC बराबर बीटा IB है या नहीं है। तो बीटा है आपका 200 और IB कितना है बेटा 10 माइक्रो एम्पियर। तो देखो 3 जीरो कट जाएंगी तो 2 मिली एम्पियर आएगा क्या? बिल्कुल सही है। चलो तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। VCC है 10 माइनस IC है 2 मिली एम्पियर इंटू RC माइनस VC कितना है 4 बराबर 0। तो 10 में से गए 4 बचेंगे 6, तो ये आएगा RC बराबर आएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -3। नाउ सॉल्व इट, 2 से कटेगा 3, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। आंसर इज 3 किलो ओम या 3000 ओम। बताओ क्या दिख रहा है यहां पर आंसर देखने पर? 3 किलो ओम ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही आंसर है, सवाल खत्म। सप्लाई वोल्टेज दिया है तो ये VCC होता है, ये पता होना चाहिए। और KVL की इक्वेशंस मैंने लिखवाई हुई हैं, आपको पता होनी चाहिए भाई। यदि ये नहीं पता है तो फिर सवाल सॉल्व नहीं होंगे, ये भी उतना ही सत्य है। सवाल में उन्होंने लोड रेजिस्टेंस के बारे में बोला है और हम RC निकाल रहे हैं। लोड रेजिस्टेंस का एक्चुअल मीनिंग होता है RO, और RO जो होता है वो हमारा RC ही होता है। ये भी हमें पता होना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीजें हमें पता होंगी तो ही हमसे सवाल सॉल्व होंगे। ट्रांजिस्टर में एक बात ध्यान रखना, मैं एक बार एक काम करता हूं, देखो ट्रांजिस्टर में ओवरऑल देखो, सबसे पहले जो फॉर्मूला चलता है वो चलता है IE बराबर IB प्लस का IC, 5 बराबर 2 प्लस का 3। लिख के देख लो, A को मानो 1, जैसे हम लिखते हैं ना, A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3, D बराबर 4, E बराबर 5। तो जरा यहां पर ध्यान से देखो, B प्लस C बराबर E, तो सब में I लगा है। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो है अल्फा बराबर IC अपॉन IE। ये होता है कॉमन बेस एम्पलीफायर का करंट गेन। IC कलेक्टर करंट, IE एमीटर करंट। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बीटा, ये आएगा IC अपॉन IB। इन दोनों में रिलेशन बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा या अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस का बीटा। फिर ट्रांजिस्टर में आपके पास में जो KVL लगता है वो लगता है VBB, या आप इसे लिख दो VI माइनस IBRB माइनस VBE माइनस IERE बराबर 0। इसकी नौबत कभी नहीं आती है IERE वाले की। और एक लगता है VCC माइनस ICRC माइनस VCE माइनस IERE बराबर 0। इतने में सारा ये खेल हो जाता है इक्वेशंस वाइज। फिर और जो फॉर्मूले हैं वो है आपके वोल्टेज गेन और पावर गेन वाले। तो देखो वोल्टेज गेन AV जो है, हम लोग कॉमन एमीटर में बात कर रहे हैं, तो ये आएगा VO अपॉन VI, जिसे हम लोग लिखेंगे IORO अपॉन IIRI, जिसे हम लिखेंगे बीटा टाइम्स RC अपॉन RB। क्लियर? जैसी जरूरत हो वैसे यूज करना है। फिर पावर गेन की जब हम बात करते हैं तो ये आता है PO अपॉन PI, मतलब VOIO अपॉन VIII, जिसका एक मीनिंग होता है AV इंटू बीटा। एक मीनिंग ये होता है। दूसरा देखो, AV की जगह मैं ये वाला डेटा डाल सकता हूं,
तो AB की जगह आएगा बीटा टाइम्स RC अपॉन RB इंटू बीटा, मतलब बीटा स्क्वायर टाइम्स RC अपॉन RB। दीज आर द ओनली फॉर्मूला जो आपको यूज करने हैं ट्रांजिस्टर्स के सवालों में। बस सवाल में पढ़ लेना, कॉमन एमीटर का ही 99% सवाल यहां पर होगा, पर फिर भी आपको एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ नैंड गेट शोन हेयर अंडर आर इक्विवेलेंट टू, ये कॉम्बिनेशन दिखाया गया ये किसके इक्विवेलेंट है? तो देखो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं और थोड़ा सा डार्क साइड में लेके जा रहा हूं, ठीक है। देखो यहां से ए चलेगा, दोनों साइड पे पहुंचेगा, नैंड गेट है ये ए बार बनेगा, यहां से बी चलेगा ये बी बार बनेगा। अब सी में क्या आएगा? तो भैया सी बराबर आएगा ए बार डॉट बी बार का होल बार, यस और नो, क्योंकि ये भी क्या है? नैंड गेट है। चलो जरा इसे देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं बताओ, बार को तोड़ दो तो ये बार टूटेगा तो ए पे डबल बार आएगा, डॉट का प्लस हो जाएगा और बी पे डबल बार आएगा, मतलब सी बराबर आएगा ए प्लस का बी, और ये है आपका और गेट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए और गेट, ठीक है। चलो ऐसे ही और सवाल यहां पर हैं। सीधा क्वेश्चन अगेन, द कॉम्बिनेशन ऑफ नैंड गेट शोन हियर अंडर फिगर आर इक्विवेलेंट टू, ये किसके बराबर है? तो देखो यहां पर डायग्राम क्लियरली विजिबल है, तो यहां पर हम बदी बात करें तो ये आएगा ए डॉट बी द होल बार, यस और नो। कहां पर मैं ये बात कर रहा हूं बेटा? मैं इस जगह पर बात कर रहा हूं, ये है आपका ए डॉट बी का होल बार। तो सी बराबर क्या आएगा? इसके ऊपर बार लगाएगा, यदि मैं इसे एक्स मान लूं तो एक्स बराबर है ए डॉट बी द होल बार, और सी बराबर आएगा एक्स बार। अब चूंकि सी बराबर एक्स बार है तो ये आएगा ए डॉट बी के ऊपर का बार, और ये वाला बार जो है रेड वाला, इसको मैं फिर से यहां लगा देता हूं, बार से बार कैंसल, तो ये आएगा ए डॉट बी। ये कौन सा गेट है बेटा? ये है आपका एंड गेट, ऑप्शन नंबर बी। खत्म, इतने आसान। गेट आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। सवाल देखो क्या है, फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स इफ द लॉजिक स्टेट्स ऑफ इनपुट ए बी सी आर एज फॉलोज, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0, ए बराबर बी बराबर 1 एंड सी बराबर 0, देन द लॉजिक स्टेट्स ऑफ आउटपुट डी आर। देखो दो सवालों को मिक्स करके इन्होंने पूछा है, क्यों? ऑप्शंस बनाने में आसानी रहती है और कुछ नहीं है। तो देखो पहला जो मैं देख रहा हूं यहां पर, देखो इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं और अगेन थोड़ा सा इसको धुंधला सा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से, ठीक है। पहला क्या है? ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0, तो ये गया 0, ये गया 0 और ये भी गया 0। 0 और 0 ये है आपका और गेट और ये है आपका नैंड गेट, ठीक है। और की डेफिनेशन क्या कहती है? एनी इनपुट इज 1 आउटपुट इज 1, लेकिन दोनों 0 है तो यहां मिलेगा 0, यहां से 0 चला, ये 0 है, ये भी 0 है। नैंड गेट क्या कहता है? नैंड गेट की टेबल रिकॉल करना जरा, ए बी और नैंड। नैंड क्या कहेगा कि भैया 0 0 0 1 1 0 1 1, ये कहेगा 1 1 1 0, यस और नो। तो डी क्या मिल रहा है? 1, यस और नो। तो पहला 1 होना चाहिए, मतलब ये तो खत्म हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा देखो, दूसरा मैं यहां पर लेता हूं ए बराबर बी बराबर 1, तो ये मैंने लिया 1, ये मैंने लिया 1 और सी की जगह आपका 0 है, तो 1 1 से यहां मिलेगा 1 और ये 0 चलेगा, तो देखो ये 1 है और ये 0 है। अगेन नैंड गेट में 1 और 0 का कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है? 1 और 0 का कॉम्बिनेशन अगेन 1 आ रहा है, मतलब पहले भी 1 आया था और बाद में भी 1 ही आएगा, तो दोनों 1 आएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर आएगा, यस और नो, दैट्स इट। इसी टाइप के सवाल बनते हैं बेटा। व्हाट विल बी द इनपुट ऑफ ए एंड बी फॉर द बुलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी द होल बार डॉट ए डॉट बी द होल बार बराबर 1। ये जो सवाल है बेटा ये हमेशा आपको चेक करके ही आएंगे। कैसे आएंगे? जैसे आपने ऑप्शन नंबर ए को चेक किया तो 0 प्लस 0 का होल बार डॉट 0 का होल बार, तो देखो 0 प्लस 0 आएगा कितना? 0 का बार डॉट 0 का बार
मतलब आएगा 1.1 बराबर 1, पहला ही सही हो गया, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कई लोग बोलेंगे सर नहीं चेक करके बताओ, चलो हम इसको चेक करते हैं। तो ये आएगा 0 + 1 का बार डॉट 0.1 का बार, ठीक है। आगे देखो 0 + 1 आएगा 1 का बार डॉट 0.1 आएगा 0 का बार, 1 का बार आएगा 0 और इसका आएगा 1, तो आंसर आ गया 0। अब चूंकि 0 और 1 और 1 और 0 ये तो हो ही नहीं सकते बेटा, दोनों से सेम रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, तो ये तो वैसे ही खत्म हो रहा था बराबर, क्योंकि दो ऑप्शन थोड़ी करेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको भी मैं चेक करवा देता हूं। 1 + 1 का बार डॉट 1.1 का बार, बोलो कितना आएगा। 1 + 1 1 का बार डॉट 1.1 1 का बार, मतलब 0.0 मतलब 0। आपको तो 1 चाहिए, ओनली ऑप्शन नंबर। क्लियर? चलो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, सी इट। टू गेट एन आउटपुट 1 फ्रॉम द सर्किट शोन इन द फिगर, द इनपुट मस्ट बी। ये डायग्राम दिख रहा है क्या? चलो नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं कर देता हूं बड़ा, और बड़ा करने के पश्चात देखो यहां पर बोला है कि एबीसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कि आउटपुट जो है वो क्या आना चाहिए 1, तो यहां पर 1 आना ही चाहिए, ठीक है। अब ये है आपका एंड गेट और ये है आपका और गेट, क्लियर। अब यदि ये 1 आना चाहिए, मतलब यहां पर भी 1 आना चाहिए, यहां पर भी 1 आना चाहिए, उल्टा चल रहे हैं हम लोग। यहां हम सोच सकते हैं कि एंड गेट के लिए दोनों 1 आने चाहिए, मतलब सी कंपलसरी 1 होगा, लेकिन ए और बी के बारे में आप कमेंट नहीं कर सकते हैं अभी। ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, मतलब दोनों में से देखो ए बराबर 0 और बी बराबर 1 हो सकता है, ए बराबर 1 और बी बराबर 0 हो सकता है, या ए बराबर 1 और बी बराबर 1 भी हो सकता है, और तीनों ही केसेस में और गेट से आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। लेकिन सी के बारे में आप परफेक्ट श्योर हो कि सी तो 1 ही होना चाहिए, क्योंकि एंड गेट में 1 चाहिए तो दोनों 1 होने चाहिए। तो ऑप्शंस में देखो सी बराबर 1 ओनली इसी ऑप्शन में है, तो आपका करेक्ट आंसर है सी। खत्म, करेक्ट आंसर है सी। मैंने यहां पे वो सवाल लिए हैं जहां पे आपको सोचना पड़ेगा, ट्रुथ टेबल वाले सीधे सीधे सवाल मैंने यहां पर नहीं लिए हैं, ठीक है। ट्रुथ टेबल वाले सीधे सीधे सवाल मैंने यहां पर नहीं लिए हैं, और इसी के साथ में आपका यहां पर क्रैश कोर्स का सेशन पूरी तरह से समाप्त होता है। ये एमसीक्यू लेक्चर था, है ना, थ्योरी लेक्चर आप देख चुके होंगे। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी कविता, हालांकि आपने सुन ली होगी, रामधारी सिंह दिनकर जी की है, मानव जब जोर लगाता है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी रोशन वह नहीं हो पाता है। कुछ इस प्रकार से ये कविता थी रामधारी सिंह दिनकर जी की, बहुत अच्छी लगी मुझे। यहां पर एक बड़ी ही प्यारी सी लाइन दी हुई है उन्होंने, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। एंड you all of the students are a biomentor student, biomentors commando। यहां पर जब ये खत्म हो रहा है, इसके बाद कुछ ही दिन बचे हैं आपके नीट के एग्जाम में, लगभग यदि आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग 1 महीने से कम ही समय बना है, 15-20 दिन मान के चलो। अब आपको इतना जोर लगाना है कि नीट के एग्जाम को इसी साल में क्रैक करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बड़े ही शिद्दत से, बड़े ही मेहनत के साथ में यदि आप करेंगे, यदि आपने साल भर अच्छे से मेहनत करी है,
तो रिजल्ट भी आपका अच्छा आएगा। दिस क्रैश कोर्स इज जस्ट फॉर रिवीजन, इस बात को ध्यान रखें। बट हाँ, क्रैश कोर्स में से आपको काफी कंटेंट में लेक्चर्स में आपको मिलेगा। ऐसा जब आप पेपर देखेंगे तो आप इजीली बेटा 150 प्लस स्कोर कर पाओगे फिजिक्स के अंदर में। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द फिजिक्स। जावेद सर ने पूरे साल भर मेरे साथ में कोऑर्डिनेट करते हुए, हम लोगों ने कोऑर्डिनेट करते हुए एक टीम बनते हुए बन के आपको क्रैश कोर्स में लेक्चर्स की डिलीवरी दी है। हो सकता है हमसे कहीं ना कहीं कुछ छूटा हुआ हो, पोर्शन कुछ छूट गया हो, हालांकि हमने हमारी ओर से पूरी कोशिश की है कि आपको 100% कंटेंट डिलीवर किया जाए। लेकिन क्रैश कोर्स की अपनी एक मर्यादा होती है, ये बात आप जानते हैं। आप में से कई लोग चाह रहे होंगे कि जैसे मैं पहले आपने शुरुआत के मेरे लेक्चर्स में देखा होगा कि कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रोक लेक्चर चल रहे थे, लेकिन बाद के ये जो मॉडर्न फिजिक्स वाले जो 4 चैप्टर है, इसमें एक्स्ट्रा स्ट्रोक एमसीक्यू लेक्चर्स, एक्स्ट्रा स्ट्रोक न्यूमेरिकल लेक्चर नहीं आपको मिले हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, जो आप डीपीएस सॉल्व करोगे उससे आपका काम हो जाएगा। क्योंकि देखो, मैं आपको सारी चीजें यहां पर कवर करवाई हूं, उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है ना। सो डरना नहीं है, बस लगे रहना है, प्रैक्टिस पे जोर देना है। मैं आपको लास्ट में जाते जाते एक बार फिर से मैं कहूंगा बेटा, फोकस ऑन 12th सिलेबस, फोकस ऑन 12th पोर्शन, ठीक है। उसके बाद 11th के पोर्शन में से मैं आपको बोलूंगा वर्क पावर एनर्जी कर लेना, ग्रेविटेशन एक काम करो, ऐसे मत करो, 11th पोर्शन में से सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन पे फोकस करना बेटा, है ना। उसके बाद में आप वर्क पावर एनर्जी पर फोकस करना, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड सवाल पूरा बनेगा। और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के 3 ही चैप्टर हैं बेटा, और 3 चैप्टर्स में आपका काफी कवर हो जाएगा। यदि आपने 12th के पोर्शन को अच्छे से कर लिया और इतना कर लिया तो इसमें आपका काफी हद तक कवर हो जाएगा। बहुत ज्यादा मैकेनिक्स में उलझे ना रहें, बहुत ज्यादा जैसे फ्लूइड वाले चैप्टर में या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और सॉलिड वाले चैप्टर बहुत ज्यादा नहीं उलझना, बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक 10 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। और मैं अभी आपको बोलूंगा कि जब आप रिवीजन करने बैठे तो आपके यदि खुद के शॉर्ट नोट्स, वेरी शॉर्ट नोट्स हैं तो उनसे आप गो थ्रू करें, या फिर जो क्रैश के नोट्स आ रहे हैं, क्रैश के जो की नोट्स आ रहे हैं, उसमें जो लास्ट पेजेस हैं जहां पर क्या लिखा है, इंटरैक्टिव पेजेस लिखा हुआ है क्या, इंटरैक्टिव पेजेस, इंटरैक्टिव पेजेस वाला जो सेक्शन है, हार्डली 3 to 4 पेजेस का कंटेंट है, वो पूरे चैप्टर का निचोड़ है बेटा। उसको गो थ्रू कर लेना, उससे रिवाइज कर लेना। यदि आप सिर्फ उतना भी कर लेते हो, कितना, जो 3 to 4 पेजेस इंटरैक्टिव वाले दे रखे ना, उतना भी यदि आप अच्छे से कर जाते हो ना, तो भी आपको 120 प्लस स्कोर मिलेगा, सिर्फ इतना सा करने पे। बाकी तो आप पूरा करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो यहां तक पहुंचने के बाद में थोड़ा सा टेंशन में आ गए होंगे, पीछे का भूल रहा है ऐसा फीलिंग आ रहा होगा। बेटा ये पेट में तितलियां चल रही होंगी, पेट में गुड़गुड़ हो रही होगी, बिल्कुल होती है बेटा, और एग्जाम के दिन तो बहुत ज्यादा होती है। जैसे जैसे दिन नजदीक आते हैं वैसे वैसे नींद उड़ने लगती है, नींद नहीं आती है रातों में। ये तो नीट छे गाना नहीं गाऊंगा मैं, गाना गाने का समय नहीं है। सो फोकस माइंड से बेटा, अपने आप पर विश्वास रखिए कि आपने जो साल भर पढ़ा है पेपर वहीं से आएगा। बहुत ज्यादा इधर उधर के कॉन्सेप्ट्स के पीछे ना भागें, अभी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करें। और मैं तो आपको फिर भी कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, इतने पोर्शन को ध्यान से पढ़ें। हाँ, कुछ थियोरेटिकल सवाल हो सकता है कि इसमें से ना बन पाए इतने, क्योंकि उसे बड़े ही कंसाइज्ड वे में दिया गया है, तो वहां से थियोरेटिकल सवाल को निकालना थोड़ा सा टेढ़ा काम था वहां पर डालना। लेकिन फॉर्मूला शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत स्ट्रांग वहां पर बना हुआ है। उस उतना यदि आप पढ़ लेते हो तो इजीली 120 प्लस आप आराम से स्कोर कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। ऐसा मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को। लेकिन कहीं ना कहीं बेटा ये आपकी ही मेहनत पर निर्भर करता है। यदि आप इतने ये जो पेजेस दिए हुए हैं इंटरैक्टिव पेजेस, उनको कर लें और पीवाईक्यू अच्छे से लगा लें, थोड़े से जिन जिन पीवाईक्यू में जो कॉन्सेप्ट पे सवाल नहीं है उनको एक बार बना लें, आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंचने का सपना पूरा कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना चाहता, क्योंकि देखो चिल्ला चिल्ला के कोई मतलब नहीं है। प्यार मोहब्बत में धीरे धीरे आराम से मेरी बातों को सुनिए, है ना। और बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर रखिए कि कभी भी अब जब एग्जाम होगी उस दिन आप बड़े ही आराम से जाइए, टेंशन फ्री होके जाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है।
ऐसा बिल्कुल ना समझिए, आप अपने आप को अकेला नहीं पाना है। आप बस याद करिए हम लोग आपके साथ रहेंगे, बिल्कुल हमारा जो ये है सारे स्टूडेंट्स के साथ में है, सारे कमांडोज के साथ में, हमारे बायोमेंटर्स के कमांडो जितने भी हैं उन सब के साथ में हमारी शुभकामनाएं हैं। और यहां पर वैसे तो सेशन समाप्त हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मीट विद यू फॉर सम सेशन, कुछ जो हम एक्स्ट्रा बता पाएं उसके लिए मैं मिलने की पूरी कोशिश बेटा यहां पर करूंगा। मैं अभी भी कोशिश वर्ड इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि शेड्यूल्स के बारे में पता नहीं है, हो सकता है इतना समय मिल पाए ना मिल पाए, या बड़ा सेशन ना ले पाए, कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर बी द पॉसिबिलिटीज। बट हाँ बेटा, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि कुछ सेशन हम, एक आधा सेशन इसके बाद में भी लिया जा सके, ठीक है, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन के बारे में हिंट दी जा सके, टैकलिंग करवाई जा सके। श्योर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी अपनी एक आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। तो तब तक के लिए